दो मॉडल के बारे में पढ़े थे। एक था टॉमसन का परमाणु मॉडल और दूसरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और ये हम लोग का थर्ड नंबर में है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, किसका ये थर्ड नंबर में नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोर का परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल की कमी का निवारण बोर के परमाणु मॉडल से हुआ। नील्स बोर ने 1912 में, कब 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य मौजूद थे। अब क्या क्या तथ्य उसका मौजूद था उसको देखोगे। सबसे पहला तथ्य, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन तो जान रहे हो ना, जो नेगेटिव आवेश का होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बोलते हैं जो पॉजिटिव आवेश का होता है, और न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में होता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा। दूसरा नंबर बताया गया कि इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। जैसे कि बताया गया था ना रदरफोर्ड में, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है अपनी वलयाकार कक्ष में, तो घूमते घूमते वो कहाँ चला जाता है, केंद्रक में, न्यूक्लियस में चला जाता है। तो न्यूक्लियस में चला जाता है। तो ऐसा नहीं बताया, बस ये बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का क्या करता है, विकिरण नहीं करते, अपना ऊर्जा को समाप्त नहीं करते। और तीसरा बात यहाँ पे ये हुआ कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में हस्तांतरण के कारण होता है। अब इन तीनों का मतलब हम डायग्राम की मदद से समझाते हैं। ठीक है, जैसे ये मान ले कि परमाणु में ये मान लीजिए कक्ष है, जैसे पहले बड़ा कक्ष बनाते हैं, फिर थोड़ा छोटा कक्ष बनाते हैं। ठीक है, ये मान लो कक्ष है, क्या है ये कक्ष। तो सभी कक्ष में अलग अलग परमाणु घूमते हैं। ये तो हो गया बीच का, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। मान लो कि यहाँ जो कक्ष दिख रहा है, पहला नंबर का कक्ष, इसमें जरूरी नहीं कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इसका अपना एक लिमिट है कि भाई इस कक्ष में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके मॉडल के आधार पर ये अपने मॉडल में एक नियम दिए थे ऐसे कि जो भी कक्ष होंगे उसमें इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस फॉर्मूला के आधार पर इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर पहला कक्ष है तो n का मान हम रख देंगे 1। क्या रख देंगे, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 into 1 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, 2 into 1 इक्वल टू 2 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पहला कक्षा में n बराबर 1 का मतलब पहला कक्षा में 2 का मतलब यहाँ पे कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग n का वैल्यू 2 रख देते हैं, मतलब दूसरा कक्षा में पता करना है कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे 2, और यहाँ पे देखो 2 तो अपने जगह में, n की जगह में 2, और यहाँ से यह स्क्वायर लग जाएगा। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और पहले से इधर क्या है 2, तो 2 और 4 मिलके कितना बन जाएगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि इस कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि देखो सबसे पहले यही बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, और जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं, ये सभी कक्षा है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। दूसरा बात क्या बताया गया कि इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। ये जब अपना कक्षा में घूमते रहेगा तो उस समय ऊर्जा खत्म नहीं होगा, ऊर्जा समझो समाप्त नहीं होगा, ऊर्जा नहीं निकलेगा। तीसरा बात बोला कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव, कोई भी इलेक्ट्रॉन का, मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा में बदलाव तभी आएगा जब ये अपना कक्षा को छोड़कर या तो अपने नीचे वाला कक्षा में चला जाए या तो अपने ऊपर वाला कक्षा में चला जाए। समझ में आ रहा है बात, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा समाप्त तब होगा या ऊर्जा में बदलाव तब होगा, इस इलेक्ट्रॉन में बदलाव तब देखने को मिलेगा जब अपना कक्षा छोड़कर
किसी दूसरे के कक्षा में चला जाएगा, या तो नीचे कक्षा में या तो ऊपर के कक्षा में, तो ध्यान देना क्या होता है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का कमी आएगा तो ये नीचे वाला कक्षा में आएगा। कहाँ आएगा? नीचे वाला कक्षा में। अगर कहीं से इसको ऊर्जा मिल गया, अगर कहीं से इसको ऊर्जा मिल गया तो ये कहाँ चला जाएगा? अपने से ऊपर वाला कक्षा में चला जाएगा। समझ पाए बात को? तो यह वही बात बोल रहा है कि सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वो ये निर्धारित करता है। देखो ये, और ये वाला सूत्र जो है नील्स बोर के द्वारा दिया गया ही सूत्र है। समझ में आ रहा है कि कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो ये 3 बात को याद रखना है। क्या क्या था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। दूसरा, इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव, ठीक है ना, ऊर्जा में बदलाव कब होता है? तो इन इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में स्थानांतरण। देखो कक्षा मतलब ये, तो कक्षाओं में स्थानांतरण का मतलब है एक कक्षा से दूसरे कक्षा में। तो एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जब स्थानांतरण होगा तो इसके कारण क्या होता है? परमाणु मतलब परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव आता है। या तो ऊर्जा कम हो जाएगा या तो ऊर्जा बढ़ जाएगा। अगर ऊर्जा कम हो जाएगा तो अपने से नीचे वाला कक्षा में आ जाएगा, अगर ऊर्जा बढ़ जाएगा तो अपने से ऊपर वाला कक्षा में आ जाएगा। क्लियर? अगला जो है यहाँ पे कि परमाणु संख्या किसको बोलेंगे हम लोग? कौन संख्या? परमाणु संख्या। तो आप लोग बता दें, परमाणु संख्या का मतलब होता है कोई भी परमाणु, जैसे मान लो परमाणु है, ठीक है, ये क्या है? परमाणु है, और यहाँ इसका मान लो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस तो समझ में आ रहा है ना, केंद्रक को, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये परमाणु बना दिया हमें। इस परमाणु में परमाणु संख्या किसको बोलेंगे? तो सीधा याद रखना है, किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या का मतलब होता है कि इस परमाणु में, इसके परमाणु में जो परमाणु यहाँ दिया हुआ है उस परमाणु में, उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या कितना है? प्रोटॉन की संख्या कितना है? किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या याद रखना, किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही समझो क्या होगा? परमाणु संख्या होगा। क्या होगा? परमाणु संख्या होगा। परमाणु संख्या का मतलब यह है कि जितना प्रोटॉन की संख्या होगा वही क्या कहलाएगा? परमाणु संख्या कहलाएगा। लेकिन एक बात आपको और याद रखना है कि कोई भी अगर परमाणु होगा, कोई भी परमाणु है, तो उसमें जितना प्रोटॉनों की संख्या होता है, याद रखना उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। किसकी संख्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे हम लोग प्रोटॉन की संख्या को ऐसे नंबर, n फॉर नंबर होता है, a p फॉर प्रोटॉन, मतलब इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं कि प्रोटॉन की संख्या, और इसको हम लोग दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, और परमाणु संख्या को हम लोग z से दर्शाते हैं। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संख्या, जिसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं? z से। अब यहाँ वही बात देखो लिखा हुआ है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान ही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्या बताया गया कि प्रोटॉन की कुल संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेके तुम लोगों को बताते हैं, सबको मालूम होगा कि जब हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे पीरियोडिक टेबल वाला के बारे में, तत्वों की संख्या, तो उसमें देखना एक सीरियल नंबर आता था 1 2 3 4 5, वही क्या था? परमाणु संख्या था। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, हीलियम का परमाणु संख्या 2, लिथियम का परमाणु संख्या 3। इसका मतलब है कि उस लिथियम के परमाणु में 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन भी है, और इसीलिए उसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 3। ऐसे बहुत सारा तत्व हैं। जैसे उदाहरण में अगर हम बात कर देते हैं एक, जैसे आप लोग का सोडियम, कौन हो गया? सोडियम। तो सबको मालूम है कि सोडियम 11 नंबर में पाया जाता है ना, ये 11 नंबर ही उसका क्या कहलाएगा? परमाणु संख्या कहलाएगा।
क्योंकि सोडियम के परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या है, किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या। हाँ, जो प्रोटॉन की संख्या है वो है 11। और यही 11 क्या कहलाता है? यही 11 को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे तत्वों को परमाणु संख्या हम लोग पहले से जान रहे हैं, है ना। जैसे सोडियम का 11 बोलते हैं, मैग्नीशियम के 12 होता है। तो 12 मतलब उसका परमाणु संख्या 12 है, इसका मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या 12 है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 है। याद रखना, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग क्या कर देते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। दोनों बराबर होता है। और इसके कारण ही, क्योंकि जानते हैं प्रोटॉन होता है पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव में। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण जो पूरा परमाणु होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये पहला बात समझ में आया ये वाला, कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान ही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे कि सोडियम का प्रोटॉन की संख्या 11 है, इसका मतलब इसका परमाणु संख्या भी 11 है। आगे यह बात कहता है कि परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है, मतलब पहचान होता है। समझ रहे ना? क्योंकि हम लोग अगर 1 बोल दिए तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का पहचान है 1, 2 बोल दिए तो हीलियम का पहचान है, 3 बोल दिए लिथियम का पहचान है। तो नंबर से ही उस परमाणु का, देखो परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का क्या है? परिचायक होता है, पहचान होता है। इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। अगर नंबर बदला तो परमाणु बदला तो उसका रूप बदल गया। था हाइड्रोजन, बन गया हीलियम। अगर 1 से 2 आया, हीलियम से लिथियम बना तो 3 आया, तो देखो उसका गुण अलग है, लिथियम का गुण अलग है, हीलियम का गुण अलग है। मतलब उसका पूरा स्वरूप बदल जाएगा। नंबर चेंज हुआ मतलब तत्व बदल जाएगा, तत्व बदल जाएगा मतलब पूरा गुण बदल जाएगा। आगे लिखता है कि परमाणु संख्या को हम लोग जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पहले बताएं आपको, है ना, देखो इधर बताएं, जेड से ही दर्शाते हैं परमाणु संख्या को। आगे बताया जा रहा है कि किसी भी अनावेशित परमाणु में, देखो साफ साफ लिखा है ना, अनावेशित का मतलब होता है जिस परमाणु में कोई आवेश नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अनावेशित परमाणु। और कोई भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। यही बात हमारी बता रहे थे। अनावेशित परमाणु का मतलब न्यूट्रल परमाणु, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है मतलब क्यों? जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होगा। जैसे अगर हम कोई परमाणु के बारे में बात करते हैं, मान लो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हम अभी आपको ये समझा रहे थे कि अगर कोई परमाणु है और परमाणु में मान लो कि जितना धन आवेश है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को क्या है? यहाँ पे धन आवेश है। हम इसी परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं, सोडियम परमाणु के बारे में, जिसको हम लोग Na से दर्शाते हैं, Na। अगर 10 धनायन है, इसका मतलब यहाँ पे 10 क्या होगा? ऋण आयन होगा। अब हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि ये अब धन आवेशित कब कहलाएगा, ऋण आवेशित कब कहलाएगा। तो ये हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि ये जो सोडियम है वो धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। और जो धातु है ना, धातु मतलब मेटल। और धातुएं जो होती हैं वो हमेशा धन आयन बनाता है। क्या बनाता है? धन आयन। ऐसे और इस धन आयन का मतलब ये हुआ कि इसमें एक प्लस की संख्या अब और निकल चुका है। मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है। क्या कर चुका है? दान कर चुका है। ये ऐसे देखो, थोड़ा समझा देते हैं हम। सोडियम पाया जाता है 2 8 1, मतलब 11 नंबर में। कितना नंबर में? 11 नंबर में क्या किया जाता है? ये पाया जाता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दान कर दिया है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे चुका है। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2 और 8 10 गो है। तो 10 गो कौन वाला बचल होगा? थोड़ा सोचो, 10 गो कौन सा बचल होगा? तो ऐसे इसका एक यहां से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल गया होगा पक्का, तभी तो
10 गो इलेक्ट्रॉन में से 10 गो पॉजिटिव मतलब माइनस प्लस 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 कट गया तो एक प्लस बचल होगा ना, एक प्लस बचल होगा ना, वही एक प्लस दिखाया जा रहा है। समझ में आ रहा है। और यहाँ वैसे समझना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दिया, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब इसके पास कितना बचेगा, 2 और 8 10। कितना बचा इसके पास अब ये 11 नहीं रह गया, ये 11 नहीं रह गया। 11 देखो ये है, जब ऐसा लिखा रहेगा तो ये 11 कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा मिल गया Na प्लस लिखा मिल गया, इसका मतलब वो अभी 10 बन गया। कितना बन गया 10, मतलब उसके पास अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब 10 को बचा। पहले क्या था, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना था, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बचा, 10 बचा। अभी किसके जैसा बिहेव करेगा ये Na प्लस किसके जैसा गुण रखेगा, 10 नंबर में कौन पाया जाता है, नियोन। तो अभी नियोन के जैसा गुण रखेगा, क्योंकि नियोन में भी 10 गो इलेक्ट्रॉन होता है और 10 गो प्रोटॉन होता है। तो यहाँ तक के बात समझ में आया, ये समझ पाए क्या मैं समझाना चाह रहे थे, समझ में आ गया ना। चलो अब इधर समझना, यहाँ बताए थे कि परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है। इसमें अगर बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल सकता है। जैसे हम अभी क्या बोले कि Na था मतलब सोडियम था, लेकिन जब उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब उसके पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बचा। अब इसका पहचान किसके जैसा होगा, 10 संख्या में पाए जाने वाला के साथ होगा, और 10 नंबर में पाया जाता है कौन, नियोन। मतलब इसका गुण अब किसी जैसा हो जाएगा, नियोन के जैसा होगा, क्योंकि नियोन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 10 प्रोटॉनों की संख्या है। अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसका चला गया, बाहर चला गया। तो यहाँ वही बात समझाना चाह रहा था। ये तो जान ही रहा, इसको जेड अच्छे से दर्शाते हैं। और ये तो हम अभी बताएं कि कुल देखो यहाँ जब ये Na था, केवल जब Na था मतलब जब केवल ये सोडियम था, तो इसमें कुल प्रोटॉनों की संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या था, दोनों बराबर था। और जब बराबर था तो इसके पास कोई चार्ज था, ऊपर में मुड़ी में कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसके ऊपर एक चार्ज आ गया, ठीक है। तो धातुएं में प्लस चार्ज आता है और अधातुएं में माइनस चार्ज आता है। जैसे और हम बता रहे हैं क्लोरीन के बारे में जाना थोड़ा सा। किसके बारे में, क्लोरीन। मान लीजिए क्लोरीन परमाणु है, कौन सा परमाणु है, क्लोरीन परमाणु। अरे क्लोरीन परमाणु में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 17 प्रोटॉन भी होगा। और जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 कितना हो गया, 10, अरे क्या हो गया, 7, 17 हो गया। इसका मतलब ये अपना जगह को पूरा करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है, किसी दूसरे तत्व से लेता है। अब बता, जैसे दूसरे से लेगा, अब इसके पास कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2 8 7 को था, एक ले लिया कहीं बाहर, 8 हो गया। तो ले लिया तो ले कौन सी लिया, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब ये क्लोरीन जो था, अब सिंपल क्लोरीन नहीं बन गया, देखो 17 था, अभी कितना बन गया, 18 बन गया। इसमें अधिक हो गया, इसमें क्या हो गया, कब अधिक हो गया। और ये कैसे दिखाएंगे, ऐसे देखो Cl माइनस, इसका मतलब हो जाएगा अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। जब केवल Cl था तो 17 इलेक्ट्रॉन था, और जब ये Cl माइनस हो गया तो इसके पास टोटल अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ पा रहा है। अब 18 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मत समझना कि इसमें 18 प्रोटॉन होगा, नहीं, इसमें प्रोटॉन अभी 17 ही तो था, केवल इलेक्ट्रॉन ना आया, माइनस में चार्ज आया है। वैसे इसमें जब ये Na प्लस से मतलब Na से जब ये Na प्लस हो गया, तो Na प्लस हो गया, जिसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था। इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बचल है। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बचल है, जिसके पास अभी भी 11 प्रोटॉन है, ये है। समझ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन पहले अभी 10 को बचल, लेकिन प्रोटॉन कितना अभी भी 11 है। इसीलिए अब इसका जो संख्या है अब देखो बदल गया, और ये Na प्लस से मतलब Na से बन गया Na प्लस, और ये देखो Cl से बन गया Cl माइनस। और जब इसमें देखो क्या हुआ कि इसमें लाम एक कम हो गया, लेकिन इसका लाम एक बढ़ गया। यही है अधातु का पहचान। ये कौन सी हो गया तेरा, अधातु हो गया। क्या अधातु में क्या होता है, हाँ सर्दी कर दिया जी। तो अधातु में इलेक्ट्रॉन
समझो कि आता है, इसीलिए अपने ऊपर मेहनत लगता है। और धातुओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर जाता है, इसीलिए गायब हो जाता है, एक कम हो जाता है। धातु में एक कम हो जाता है, धातु में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो समझ में आया किस तरह से ये लोग धनायन मतलब Na+ बनता है, किस तरह से Na+ बनता है और किस तरह से Cl- बनता है। सो अच्छा, हम लोग पहचानते कैसे कि कौन धातु और कौन अधातु है? नहीं, गुण तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ते हैं ना, तो जिसके अंतिम में 1, 2, 3 आ जाता है, उसका मतलब हो जाता है वो धातु है। और तोड़ने से जिसके लास्ट में 5, 6, 7 आता है, इसका मतलब वो अधातु है। ठीक है, जिसका अंतिम में 4 आता है वो उपधातु है। क्या है? उपधातु है। और जिसके अंतिम में 8 आता है, उसका मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, इनर्ट गैस को अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। समझ में आया? लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी अपवाद में कुछ हैं जो अंतिम में 4 आने के बाद भी वो उपधातु नहीं रहता है, धातु रहता है। कुछ सब लोग नहीं, है ना? समझ पाया क्या समझाना चाह रहे थे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सीखा है कि नहीं सीखा है? हमको तो लगता है बताए हैं, नहीं बताए क्या ये कैसे तोड़ते हैं? सो उसकी क्षमता कैसे टूटता है? पहले 2, फिर 8, फिर 18, ऐसा बढ़ता जाता है। लेकिन उसका भी गुण होता है लिखने का। नहीं, 2 के बाद 8, 18 से नहीं पहुंच जाते, 2, 8, 8, 1 चलने लगता है, 1, 2, 3 इससे चलता है। नहीं समझते बताएंगे तो एक दिन बता देंगे, है ना? फिलहाल यहाँ पे समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो। अगला है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब हम बताए थे, ठीक है? द्रव्यमान संख्या का मतलब ध्यान देना, द्रव्यमान संख्या, इसका मतलब बताए थे कि 2 संख्या को मिला देना है। कौन कौन संख्या को? तो प्रोटॉनों की संख्या को, है ना, कुल प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। किसका किसका? न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर जोड़ देगा तो किसका संख्या निकल जाएगा? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को हम लोग शॉर्ट में A से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोटॉन को नंबर ऑफ ऐसे प्रोटॉन, और इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे बड़ा नहीं देते हैं, है ना? तो ये हो गया हम लोग का A से मतलब पता चलता है कि द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या कहाँ का चीज को बताता है? तो याद रखना, नाभिक का। जैसे मान लो ये हम लोग का परमाणु हुआ, यहाँ पे नाभिक हुआ बीच में, इसे नाभिक तो बड़ा बना दे नाभिक को। यहीं पे नाभिक में 2 चीज शामिल होता है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। और याद है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ते हैं तो ये परमाणु का पूरा परमाणु का द्रव्यमान जो कि नाभिक में पाया जाता है, उसके बारे में बता देता है। जैसे हम लोग सब जानते हैं, अभी जिसे तत्व का नाम लिए थे सोडियम, क्या लिए थे? सोडियम। तो सोडियम अगर पता करना है कि आखिर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है, जिसको हम लोग A बोलते हैं, तो इसका परमाणु संख्या कैसे निकलेगा? उसका प्रोटॉनों की संख्या से। और प्रोटॉन की संख्या तो 11 होता है। कितना होता है? 11। और उसकी जो न्यूट्रॉन की संख्या होता है वो होता है 12। इस तरह इसको जोड़ देंगे कितना मिलेगा? लगभग 23। ये 23 क्या बताया? इस परमाणु का द्रव्यमान संख्या बताया 23। समझ में आ रहा है ना? किसकी संख्या बताया? द्रव्यमान संख्या बताया। मतलब कोई भी तत्व को लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे सोडियम हो गया, यहाँ कोना में लिखते हैं उसका परमाणु संख्या के बारे में, और यहाँ मूड़ी में लिखते हैं इसका परमाणु द्रव्यमान। इस तरह से कोई भी तत्व को हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे? कोई भी तत्व को अगर दर्शाना होता है ऐसे ही दर्शाते हैं। नीचे लिखते हैं क्या? परमाणु संख्या, ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। और दोनों का अगर अंतर करेंगे ना तो पता चल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। देखो 23 में 11 घटा दो, 12 बचेगा, तो 12 क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। क्योंकि 11 जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या होता है, और 11 ही तरह इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है। मालूम है कि नहीं? अभी तो बताए थे कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या। अब आगे कहता है कि लिख भी दिया था
कि द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का कांच होता है, जोड़ होता है। दोनों को जोड़ देगा तो क्या निकल जाएगा? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को हम लोग याद रखना ए अक्षर से दर्शाते हैं। संयोजकता क्या होता है? ये बहुत आसान सा चीज है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कि बोरबरी नियम के अनुसार, बोरबरी मतलब नील्स बोर के नियम के अनुसार हमें ज्ञात है कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है? 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने का 2 तरीका होता है। या तो हम तत्व को खो दें, एक इलेक्ट्रॉन को खो दें। खोकर हम लोग कभी कभी क्या करता है, कुछ तत्व खोकर मतलब इलेक्ट्रॉन को दान करके 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम 8 इलेक्ट्रॉन बनाता है। और कभी कभी कोई क्या करता है कि लेके 8 इलेक्ट्रॉन बनाता है। जैसे अभी दोनों उदाहरण यहाँ पे था। देखो अंतिम में 8 बनाने के लिए ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया तो अंतिम में देखो 8 बच गया। इसका अंतिम में 8 बनाने के लिए क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अंतिम में 8 बन गया। समझ रहे? तो जितना लिया जाता है इलेक्ट्रॉन या जितना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, इसी का नाम संयोजकता कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? तो सब तत्वों का अपना अपना क्षमता होता है। अपना अपना क्षमता के आधार पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को दान करता है या तो फिर इलेक्ट्रॉनों को लेता है। हर तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों को अपने में से मुक्त करता है, मतलब मुक्त मतलब फ्री कर देता है, या फिर अन्य तत्वों में से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। दोनों बात लिख दी है। या तो इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा या तो इलेक्ट्रॉन का किसी से ग्रहण कर लेगा। 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोश में रखने हेतु जो भी इलेक्ट्रॉन कोई तत्व को लेता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या जो देने में उपयोगी होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। मतलब अगर इनके आधार पर अगर बात करेंगे तो हम बोलेंगे सोडियम का संयोजकता कितना होता है, 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ही दान कर सकता है। क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा, तो इसमें बोलेंगे 1, क्योंकि ये एक किसी से लिया था। तो हम कुछ तत्वों के बारे में देखो बता देते हैं। जैसे मान लो अभी बताएं सोडियम के बारे में, अभी मैग्नीशियम के बारे में देखो थोड़ा, इसके बारे में मैग्नीशियम के बारे में Mg। तो Mg मतलब हो गया 12 नंबर में मिलता है। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 है, 8 है और यहाँ कितना है, 2 है। तो सोचो ये कितना इलेक्ट्रॉन को दान करेगा कि इसका अंतिम में 8 बचेगा, 2। अभी दान कर दिया मतलब किसी को दे दिया। अब पता अगर दे देगा तो हम कैसे इसको दर्शाएंगे, आपको ऐसे Mg, इसके ऊपर में 2 प्लस, ताकि अभी बन जाएगा केवल 2 और 8, क्योंकि ये 2 दे दिया। और जब ये 2 दे दिया तो यही क्या कहलाएगा, संयोजकता। क्या कहलाएगा, संयोजकता। तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना बोलेंगे, 2 बोलेंगे। समझ में आ रहा है? एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे अल्युमिनियम पाया जाता है 13 में। इसको तोड़ेंगे तो 2, 8, 10 और 3, 13। इसका लास्ट में कितना दिख रहा है, 3। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, दान कर देगा। और बचेगा लास्ट में देखो 2 और 8, लास्ट में 8 आ रहा है ना, लास्ट में 8 आ गया। तो जितना दान किया होगा वही उसका क्या कहलाएगा, संयोजकता। तो हम अभी जो भी उदाहरण लिए, बताओ कैसा उदाहरण लिए, ये किसका उदाहरण है, ये तत्व जो है धातु है क्या, धातुएं हैं, बताओ। धातु, क्योंकि लास्ट में देखो 2, 3 मतलब 1, 2, 3 तक क्या कहलाता है, धातु। लेकिन हम कुछ अधातु का ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन ले लेते हैं, है ना। नाइट्रोजन को कौन चीज दर्शाते हैं, से नाइट्रोजन कितना नंबर में पाया जाता है, किसी को याद है, 7 नंबर में पाया जाता है। तो 7 नंबर में पाया जाता है, तोड़ेंगे कितना टूटेगा, 2 और 5 में। अब ध्यान दो 5 है तो 5 तो दान कर नहीं सकता है, क्योंकि दान कर देगा तो फिर 8 कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। 8 बनाने के लिए क्या करेगा, किसी से 3 को इलेक्ट्रॉन ये लेगा। अब जैसे लेगा यहाँ पे ऐसे दिखाएगा 3 को माइनस, तभी तो ये बन जाएगा 2 और देखो 5 से बन गया 8। लिया कितना, 3 को। तो हम बोलेंगे कि जो नाइट्रोजन का संयोजकता है वो कितना है, 3 है। समझ में आया? तो तुम लोग क्या करोगे, तुम ध्यान से कंप्रेग नियम लिख दे रहे हैं यहाँ पे सबसे आसान भाषा में, कि अगर किसी के अंतिम में 1 दिखेगा उसका संयोजकता 1 होगा, 2 है तो संयोजकता 2 होगा, 3 है तो संयोजकता 3 होगा, 4 है तो संयोजकता 4 होगा। लेकिन 5 होगा तो संयोजकता 5 नहीं होगा, 8 से घटा देना। तो कितना मिलेगा, 8 से घटाएंगे 5 को तो
8 में 5 घटा देंगे तो इसका संयोजकता 3 मिलेगा, मतलब इसका संयोजकता 3 होगा। अगर लास्ट में 6 दिखा तो इसको 8 से घटा देना तो बच जाएगा संयोजकता 2। 7 बच गया तो 8 घटा के 7 दे देना, मतलब संयोजकता 1। 8 है तो 8 में 8 घटाते हैं, संयोजकता 0। समझ में आया? क्योंकि अंतिम में या तो 1 मिलेगा या तो 8, मतलब 1 से लेकर 8 तक ही अंतिम में मिलेगा। तो 1 से लेकर 4 तक का हूबहू वही संयोजकता होगा जो इसका अंतिम में दिख रहा है। लेकिन जैसे 5 से लेकर 6 तक की बात, 8 तक की बात करेंगे तो उसमें 8 से घटाकर उसका संयोजकता को पता करेंगे। समझ में आया? मतलब एक प्रकार समझ लो कि जो धातुएं होती हैं उनका संयोजकता सीधे पता चल जाएगा, अधातुएं को 8 से घटा के पता करना पड़ेगा। लेकिन जो उप धातु है 4 वाला, वो तुम्हारा 4 है तो 4 ही होगा, क्योंकि वो बीच में है। अगर लेता है तब भी 4 को देगा 8 बनाने के लिए, और दान भी करेगा तब भी 4 दान करेगा। लेकिन ऐसा नहीं करता है वो मिला जुला काम करता है। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ में आ रहा है? क्या बताना चाह रहे हैं कि संयोजकता किसको कहते हैं, ये हम बताना चाह रहे थे। वो समझा पाए कि संयोजकता का मतलब है कि कोई भी तत्व कितना इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, या फिर अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है। ठीक है, ले रहा है, जितना लेगा वही उसका संयोजकता कहलाएगा। तो हम लोग जानते हैं अधातु में लेता है और धातु में क्या करता है, दे देता है, दान कर देता है। अब अमीर आदमी दान कर रहा है, गरीब आदमी ले रहा है। तो यहां समझ पाया? अब यहाँ कहता है समस्थानिक अर्थ क्या होता है। ये समस्थानिक शब्द क्या है? तो कहता है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या बराबर हो। क्या बराबर होना है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होगा, अलग अलग हो। तो ऐसे परमाणु को हम क्या देते हैं नाम, समस्थानिक। जैसे आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे हम हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन का देखो समस्थानिक, एक होता है हाइड्रोजन 1 वाला, एक होता है हाइड्रोजन 1 2 वाला, एक होता है हाइड्रोजन 1 3 वाला। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, इसका नाम होता है ट्राइटियम। देखो सबका परमाणु संख्या 1 है ना, ये देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, लेकिन परमाणु द्रव्यमान सबका क्या क्या अलग है। ऐसे कुछ और भी तत्व होते हैं, जैसे क्लोरीन है ना। क्लोरीन का एक 1735 होता है, एक क्लोरीन का होता है 1736 है ना। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि परमाणु संख्या सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। और भी ऐसा होता है, कार्बन का भी होता है। कार्बन एक 6 12 वाला होता है, एक कार्बन 6 14 वाला भी होता है, ऐसा भी होता है ना। तो बहुत सारे तत्वों के क्या होता है, समस्थानिक होते हैं, है ना। बहुत सारे तत्वों के समस्थानिक होते हैं। ऐसे तो ये जो होता है ना, क्लोरीन का एग्जैक्ट 15.5 के आसपास होता है, मतलब 35.5 के आसपास होता है। यहाँ पे कुछ समस्थानिकों का बताया गया, उसका उपचार कहाँ करते, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे कैसे क्लोरीन का समस्थानिक हुआ, तो वैसे कहता है यूरेनियम का समस्थानिक का प्रयोग क्या चीज किया जाता है। तो यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप तौर पर किया जाता है। मतलब यूरेनियम तत्व का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, तो परमाणु संयंत्र में, जहाँ पर परमाणुओं का प्रयोग करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है और वहां से बिजली भी बनाया जाता है। दूसरा बताया जा रहा है कोबाल्ट तत्व का। कौन सा तत्व का? कोबाल्ट तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसका उपचार में, कैंसर के उपचार में। और तीसरा आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग घेंघा जो रोग होता है ना, उसके उपचार में किया जाता है। और देखो ये चौथा नंबर जो वहां लिखे भी थे, देखो C14 मतलब कार्बन 14 वाला। तो कार्बन 14 का उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। कार्बन डेटिंग का मतलब होता है पुराने चीजों को पता करना वो कितना साल पुराना है ना। 10 साल 20 साल 25 साल पुराना है। जैसे एक होता है समस्थानिक, इसका में क्या होता है कि परमाणु संख्या सेम होता है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। और एक होता है समभारित, इसका क्या मतलब होता है कि अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या 1 होगा। क्या होगा इसमें? द्रव्यमान संख्या 1 होगा, एक जैसा, परंतु इसमें परमाणु संख्या क्या होगा, अलग अलग होगा। उदाहरण के तौर पे बताते हैं,
उदाहरण में, जैसे आर्गन और कैल्शियम, है कि आर्गन पाया जाता है 18 नंबर में ना, कैल्शियम पाया जाता है 20 नंबर। तो परमाणु संख्या अलग अलग है, परमाणु संख्या अलग अलग हो, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या दोनों का सेम होता है 40-40। देख लेना कॉपी मिला के, कॉपी में लिखा है ना पूरा 30 तक तत्वों की संख्या। ऐसा और भी बहुत सारा होता है, ठीक है। उसमें से एक आपको ये याद रख लेना है कि आर्गन और कैल्शियम का परमाणु संख्या अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या एक है। और ऐसे वाला का नाम क्या जाता है? समभारी। क्या नाम होता है? और अगर परमाणु संख्या एक हो, ऊपर वाला अलग अलग, देखो नीचे सेम हो ऊपर अलग अलग हो, तो ऐसे वाला हम लोग क्या नाम देते हैं? समस्थानिक। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। यूरेनियम वाला का परमाणु संयंत्र में, कोबाल्ट वाला का कैंसर में, आयोडीन वाला का घेंघा के उपचार में, और कार्बन 14 का प्रयोग होता है, कार्बन 14 का प्रयोग होता है कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग मतलब जो पुराने चीजों को पता करने में कितना साल पुराना है। तो यहाँ से समझ में आए ना बातें। चलो इसको अच्छे से लोग लिख लो, लिखेगा तो लिख लो, नहीं लिखना है तो फिर देखा जाएगा, अगला दिन लिखेगा।